हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2026 के अकॉर्डिंग हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो आपके जो एग्जाम है, एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न की हम बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो हिंदी के प्रथम साहित्यकार की बात करेंगे, ऑप्शन आपके सामने है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और अज्ञे और महादेवी वर्मा। कौन है दोस्तों? तो आपको बता दें कि अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उस साहित्यकार का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत है। क्या दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत है। इनको इनकी प्रसिद्ध कृति जो जिसका नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, उस कृति का नाम है चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कराया गया था। और कब दोस्तों? तो 1968 में। कब प्यारे? 1968 में। इस बात को याद रखेंगे। अगर इनकी दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की सबसे बेस्ट अगर कृति के बारे में पूछे तो याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बन चुका है कि चिदम्बरा किसकी रचना है। तो चिदम्बरा कृति के जो रचनाकार या साहित्यकार हैं दोस्तों, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। जैसे कि इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो आपका युगांत हो गया, बूढ़ा चाँद हो गया और प्रथम रश्मि। इनकी प्रमुख जो क्या है दोस्तों रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगला है कि परिमल और अनामिका किसकी काव्य रचनाएं, ये आपको बताना है। दोनों, जो आपका परिमल है और एक है दोस्तों अनामिका, किसकी काव्य रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और माखनलाल चतुर्वेदी जी की, कि दिनकर की। किनकी है दोस्तों? आपको बता दें कि जो परिमल और अनामिका जो दोनों आप लोग रचनाएं पूछ रहा है ना दोस्तों, याद रखेंगे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों, याद रखेंगे इनकी एक प्रमुख कृति है जो कि पूछ भी चुका है कि राम की शक्ति किसकी रचना है दोस्तों? तो राम की शक्ति आपका इन्हीं की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और परिमल बहुत चर्चाओं में रहता है कि परिमल किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और एक और बता दो दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि तुलसीदास किसकी रचना है, बहुत चर्चाओं में ये भी रहता है, तो तुलसीदास भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और कुकुर मुत्ता, ये भी याद रखेंगे, जो कुकुर मुत्ता है ना दोस्तों, याद रखेंगे ये भी आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही रचना है। चलिए आगे देखते हैं, आज की वीडियो का 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि तार सप्तक का संपादन, याद रखेंगे जो तार सप्तक का संपादन किसने किया था, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, अगर 3 नंबर प्रश्न की आप बात करेंगे तो तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। कौन है दोस्तों? अज्ञे जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई बार तो ऐसे इनका पूछता है ना कि अज्ञे किनका फुल नाम है, याद रखेंगे किनका संक्षिप्त नाम है, ऐसे याद रखेंगे, सॉरी। तो याद रखेंगे जो अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सचितानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, इनका पूरा नाम है, इनको याद रखेंगे। और कब दोस्तों? तो याद रखिएगा, आपको एक बार पॉइंट बता रहा हूं कि 1943 में तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया था। कब दोस्तों? तो 1943 में। इनका पूरा नाम पूछे तो सचितानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जो कि आपके व्याकरण से है। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो किए गए, अगर आप किसी के साथ अच्छा उपकार कर रहे हो तो अगर आपके उपकारों को मानता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? तो उसको आप लोग कृतज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? किए गए उपकारों को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं और किए गए उपकारों को न मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। याद रखेंगे, अगर न मानता हो तो उसको कृतज्ञ बोलिएगा, अगर आपके किए गए उपकारों को वो मानता हो, तवज्जो देता हो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए प्यारे आगे चलते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है, यही आपको बताना है। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले तो ये बताइए दोस्तों, 8 कारक होते हैं हिंदी में और प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति चिन्ह होती है। जब उसका आप लोग संधि विच्छेद या विच्छेद करते हैं तो वह अपने विभक्ति के साथ वाक्य के प्रयोग में टूट जाता है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक होगा? मैंने तो बहुत बताया कि हर जितने भी कारक हैं सबका अपना चिन्ह होता है। अब देखिएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते, यहाँ पे से आया है और मैंने जब आपको कारक पढ़ा रहा था तो बताया था कि से अगर अलग होने के भाव में आ जाए कहीं भी वाक्य में तो आप लोग क्या करिएगा, कहीं भी सेंटेंस में अगर से अलग होने के भाव, यहाँ पे अलग होने के भाव में आया है, बिल्कुल आया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए वृक्ष है और यहाँ पे है दोस्तों पत्ते, और वृक्ष और पत्ते साथ में रहते हैं, लेकिन वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है प्यारे? अलग हो रहा है, ठीक ना, दूर हो रहा है। तो जहां से अलग होने के भाव में आता है वहां पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलेंगे, उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर दोस्तों आप लोग अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने एक अच्छे प्यारे दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। याद रखेंगे, जो ये आप शब्द देख रहे हैं ये अनल है और ये शब्द देख रहे हैं दोस्तों अनिल है, तो इसका अपना अर्थ क्या होता है। तो अनल, अनल का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं आपको लिख कर बताऊं दोस्तों। अनल का मतलब होता है आग। याद रखेंगे, इसका मतलब होता है प्यारे आग, या कहीं कहीं पे इसको क्या हम लिख देते हैं तो याद रखेंगे कहीं कहीं पे इसको हम लोग अग्नि लिखते हैं, आग को अग्नि बोलते हैं। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये अनिल आप लोग देख रहे हैं ना, इस अनिल का मतलब क्या होता है। तो इस अनिल का मतलब हवा होता है, या आपसे कह दे वायु, तभी भी आप लोग सेम रखिएगा। तो अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो आग और हवा होगा, बिल्कुल यही होगा दोस्तों, आग और हवा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आज की वीडियो का 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का चयन ये करना है, शब्द आपके सामने है आशीर्वाद। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कभी भी आपको ऐसे प्रश्न आ जाएं जिसमें वर्तनी संबंधित अशुद्धि हो तो उसको अगर छांटना हो तो आप कैसे करिएगा, कैसे उसको छांट पाइएगा। सर्वप्रथम उस शब्द को लिखने का प्रयास करिएगा प्यारे, क्या करिएगा, शब्द को लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे आशीर्वाद शब्द दिया ना, तो आप लोग बिल्कुल ऑप्शन को देखेंगे तो भ्रमित होंगे प्यारे, क्या होंगे, भ्रमित होंगे। आपको लिखना है कि आप लोग लिखेंगे तो शायद अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि जो आशीर्वाद होता है ना उसका सही रूप जो होता है ना वह इस तरह का होता है, ऐसे हम लिखते हैं आशीर्वाद। अब ऑप्शन में आप लोग देखिए, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे आपसे पूछ देता है कि उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा, तो याद रखेंगे उज्ज्वल को ऐसे लिखते हैं प्यारे, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अगर आपसे और भी पूछे, कवित्री बहुत ज्यादा पूछता है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है और इसका भी बहुत ज्यादा पूछता है। ये जो कवित्री होता है ना इसका शुद्ध रूप प्यारे इस कलर का, इस टाइप का होता है, इस तरह इसका सेंटेंस होता है। ठीक है, आपसे मैं एक और शुद्धि संबंधित बता रहा हूं, अध्ययन का बहुत ज्यादा पूछता है। सब लोग अध्ययन को कुछ अलग तरीके से ही लिख देते हैं, लेकिन जो अध्ययन का सेंटेंस जो सही होता है वह इस तरह का होता है। आपसे एक और बता रहा हूं दोस्तों, अनुकूल, अनुकूल को सब लोग गलत ही लिख देते, अनुकूल जो होता है ना कुछ इस तरह का होता है, इससे भी वर्तनी आ जाती है। तो इस तरह चीजों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का 8 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। सबसे पहले अस्थावर के बारे में बात करिएगा। अस्थावर चूंकि होता क्या है, तो अस्थावर उसे कहते हैं कि जो एक जगह पर स्थिर रहे। याद रखेंगे, जो एक जगह पर स्थिर रहे प्यारे उसी को क्या बोलते हैं, अस्थावर बोलते हैं। कि जो क्या रहे दोस्तों, एक जगह पर स्थिर रहे। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, इसको विलोम शब्द वही होगा कि जो एक जगह पर स्थिर ना रहे। याद रखेंगे, जो चल सके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे, जगम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पे देखते हैं अगला प्रश्न है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। जो आप लोग स देख रहे हैं ना, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, मूर्धा होता है, तालु होता है, कंठ होता है। वर्णमाला से प्रश्न आपका बन चुका है, तो याद रखेंगे मैं आपको बताऊंगा दंत। जो दंत क्या है, कौन सा वर्ग होता है जिसका उच्चारण स्थान दंत होता है, तो त के जितने भी आपके त वर्ग के जितने भी आपके वर्ण होते हैं ना, इनका उच्चारण स्थान दोस्तों आपका दंत से ही होता है। ठीक है, और इसके बाद जो मूर्धा होता है ना, याद रखेंगे इसके जैसे ट वर्ग के जितने हैं ना, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है प्यारे, मूर्धा से होता है। जैसे कंठ का, क का कंठ से, च का तालु से, ट का मूर्धा से। याद रखिएगा, च का किससे होता है दोस्तों, तालु से होता है। और याद रखेंगे कंठ क से होता है। इस तरह आप चीज़ों को याद रखिएगा और यहीं पे बन जाता है ओष्ठ वाला बात। तो ओष्ठ आपका प जो प वर्ग के होते हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है प्यारे, ओष्ठ से है। अब आपको बताना है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जो स है ना, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से दोस्तों, तालव्य से होता है, अर्थात तालु से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहीं पे प्रश्न में एक बात का आपको बता दूं कि पंचमा अक्षर किसे कहते हैं। प्रश्न ये भी बन चुका है कि पंचमा अक्षर किसे कहते हैं। तो हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है इसको पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं, या नासिक व्यंजन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं प्यारे, इसी को हम लोग नासिक व्यंजन बोलते हैं। जैसे स्टार्टअप देखिएगा, अंगा होता है, इया होता है, अड़ा होता है, न होता है और म होता है। जो प्रत्येक वर्ग का
पांचवा होते हैं इनको पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं। आपसे और भी पूछूं कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो याद रखेंगे आपका य, र, ल, व को अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या प्यारे 4 होती है। आपसे पूछूं कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। और आपको बता दें इनके बोलने से मुख से उष्मा निकलती है, जो बड़ा वाला स, छोटा वाला स, षटकोण वाला स और ह, इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। आपसे कहे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है प्यारे। और कौन कौन से तो याद रखेंगे, ये छत्री हो गया, ये त्र हो गया, ये आज्ञा हो गया, ये स्र हो गया, इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। सब चीजें याद रखिएगा। और संयुक्त व्यंजन से भी बनता है कि किन दो वर्णों के मेल से संयुक्त बनते हैं। जैसे छत्री हो गया आधा क और स से मिलकर बनता है, जो त्र हो गया आधा त और रस्सी वाला र से मिलकर बनता है, जो आज्ञा हो गया आधा ज और ञ से मिलकर बनता है, और जो स्र हो गया बड़ा वाला आधा स और याद रखेंगे रस्सी वाला र से मिलकर बनता है। इस तरह चीजों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। 10 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीरों का कैसा हो बसंत, अगर इसके भाव को आप पढ़िएगा या इसके कविता को भी आप लोग अपने जीवन में पढ़े भी होंगे तो याद रखेंगे इस कविता को पढ़ने से आपके अंदर हृदय में जो भाव की उत्पत्ति होती है उस रस होते हैं। और आपको बता दें कि इसमें कौन सा रस होगा, प्रश्न ये भी बन चुका है कि वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें कौन सा रस है तो याद रखेंगे प्यारे इसमें वीर रस की प्रधानता पाई जाती है, तो यहाँ पे वीर रस होगा। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है प्यारे, तो उत्साह होता है। ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। अब देखिएगा वीरों का कैसा हो बसंत कविता के जो आपके रचयिता कौन है तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी क्रम में 11 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्ष शब्द जो आप लोग देख रहे हैं ना, उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर उठना। याद रखेंगे इसका जो अर्थ होता है दोस्तों ऊपर उठना होता है। और इसका जो विलोम शब्द होता है प्यारे वह आपका पतन होगा कि अपकर्ष होगा कि भ्रष्ट होगा कि विकर्ष होगा। आपको बता दें उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है और अपकर्ष का मतलब होता है नीचे गिरना। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है ना नीचे गिरना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सभी इस प्रश्नों को देखिए और इसके साथ साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपका एग्जाम बीट कराएगी और आपको एक अच्छे तैयारी की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जो मैंने बता ही दिया है कि कवि का स्त्रीलिंग वर्तनी है और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कवित्री बोलते हैं। और कवित्री का जो सही रूप होता है प्यारे वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कवित्री ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। जब भी आपको संधि पूछे सर्वप्रथम इसका संधि विच्छेद करिए। और आपको बता दूं नायक को संधि विच्छेद में अगर आप तोड़िएगा तो 9 धन अक में टूटेगा। किस में टूटेगा, 9 धन अक में टूटेगा। और 9 से आपका अय मिलता है और यहाँ पे अक से आपका अ मिलता है और यहाँ पे ये परिवर्तित हो जाता है आय में। किस में दोस्तों, आय में। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें कौन सी संधि का नियम फॉलो कर रहा है, तो अयादि संधि का नियम फॉलो कर रहा है। तो इसमें कौन सा संधि होगी, अयादि संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पीताम्बर में कौन सा समास है, बिल्कुल इस समास से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे समास में हम कैसे इसकी पहचान करते हैं, मैंने तो बहुत बार आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में भी कुछ बता देता हूँ थोड़ा बहुत। इसमें देखिएगा पीताम्बर का समास बताना है। तो सर्वप्रथम अगर आपसे समास पूछे तो आप लोग जो भी आपका शब्द दिया रहे ना, शब्द का आप संधि विच्छेद करिए या समास विग्रह कर दीजिए। ऐसे संधि विच्छेद नहीं, समास विग्रह करिए। तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो याद रखेंगे जब इसको आप लोग समास विग्रह करिएगा तो पीला है जो अंबर, अर्थात किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे भगवान श्री कृष्ण की बात करता है। पीला है जिसका अंबर, किसका अंबर, अंबर का मतलब यहाँ पे वस्त्र से निकलता है। तो किनका वस्त्र पीला है या किनको पीला वस्त्र पसंद है, तो याद रखेंगे श्री कृष्ण जी को। और आपको मैंने एक समास पढ़ाया था, वहाँ पढ़ाया था कि जहाँ जिस समास में न पहला पद प्रधान हो न द्वितीय पद प्रधान हो, मतलब किसी तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास प्यारे, बहुब्रीहि समास होता है। तो पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है और इसका समास विग्रह करने पर और शब्द आता है। क्या आता है दोस्तों, और शब्द आता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, आजकल, रात दिन, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है, उसी तरह द्विगु की बात करें, द्विगु समास का मुख्य पहचान होता है इसमें संख्यावाची
होते हैं, ठीक ना। इसमें संख्यावाची होते हैं, जैसे कि आपका सप्ताह हो गया, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें संख्यावाची, चौराहा हो गया, इसमें सब में क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची। 4 राहों का समूह, 4 आ गया ना। सप्ताह याद रखेंगे तो 7 दिनों का समूह, ये सब आ गया ना दोस्तों। तो जब जहाँ पे संख्या जैसे संबंध आ जाए ना, वहाँ पे द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष जैसी चीजें आ जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं रसों का राजा किसे कहा जाता है। रसों का राजा के बारे में बात करेंगे तो रसों का राजा किसको बोलते हैं, तो इस जो आप लोग देख रहे हैं, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस। तो याद रखेंगे जो आपका श्रृंगार रस होता है ना, इस रस को सभी रसों के आधार व सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। याद रखेंगे आधार व सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है श्रृंगार रस को, इसी को रसों का राजा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ठीक ना, दोनों को याद रखें। चलिए आगे देखते हैं, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो गोदान किसकी प्रसिद्ध कृति है, आपको ये बताना है। ये उपन्यास है गोदान, और किनकी ये प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल जी और जैनेन्द्र। किनका है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये गोदान जो है ना, ये मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। किनका दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र का। और इनके बारे में मैं बात करूं कि यह जो गोदान इनका उपन्यास है, एक बार प्रश्न ये भी बन चुका है कि जो गोदान उपन्यास है यह किस पर लिखा गया है, तो याद रखेंगे यह कृषक जीवन पर आधारित है, या कृषि जीवन या किसान जीवन पर आधारित है। गोदान इनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है। और आपको बता दें इनके किनके दोस्तों, तो मुंशी प्रेमचंद्र के कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो कि बहुत बार पूछता है, आप इसको याद रखेंगे। गबन किसका है, तो याद रखेंगे गोदान हो गया, आपका गबन हो गया, आपका निर्मला हो गया, करम भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया, आपका कफन हो गया, पंच परमेश्वर हो गया, 2 बैलों की कथा हो गया, सेवा सदन, ईदगाह, नमक का दरोगा। किनका है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये सभी किनके हैं, मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो कि आपके मुख पे होने चाहिए। ये प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि नीलकंठ में कौन सा समास है। बिल्कुल इस प्रश्न को मैंने अभी हटाया था, लेकिन ये प्रश्न आज की वीडियो में आ ही गया। तो आपको बता दें, नीला है जिनका कंठ, अर्थात भगवान शिव के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखेंगे जहां पे कोई तीसरा पद की प्रधानता पाई जाती हो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, ये आपको बताना है। देखिएगा 2 आपके महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है आपका प्रत्यय और दोस्तों एक होता है आपका उपसर्ग। प्रश्न यहां से भी कई बार बन चुके हैं और आने के आसार भी रहेंगे आपके, तो इसलिए इस चीजों को याद रखिएगा। प्रत्यय जो होते हैं वह मूल शब्द के कहाँ लगते हैं, तो मूल शब्द के जो याद रखेंगे, मूल शब्द के जो पीछे लगते हैं ना उसको प्रत्यय बोलते हैं। और याद रखेंगे, और उपसर्ग जो होते हैं ना, याद रखेंगे उपसर्ग जो होते हैं ना, ये मूल शब्द के कहाँ लगते हैं, तो आगे लगते हैं। अब देखिएगा प्रत्यय शब्द कहाँ लगते हैं, तो प्रत्यय आपके पीछे लगते हैं, आदि में, अंत में, मध्य में, कहीं भी लग जाएंगे। अब देखिएगा आप कहीं भी तो लगेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मध्य में लगेंगे नहीं, बिल्कुल आप लोग तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो आपको मिलेगा ये कहाँ लगते हैं, तो ये अंत में लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पुरस्कार में कौन सी संधि है। अब इसको देखिएगा, आप इसका सर्वप्रथम संधि विच्छेद करिए, और संधि विच्छेद करिएगा तो पुरस्कार का संधि विच्छेद होता है पूरा धन के कार। याद रखेंगे यहाँ पे विसर्ग आपका चिन्ह आ ही गया, तो जहाँ पे विसर्ग चिन्ह आता है वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। और आपको बता दें यह विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो याद रखेंगे यह विसर्ग आपका इस स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे खड़ी बोली का दूसरा नाम हरियाणवी है कि कोरवी है कि मेवती है कि अवधी है। याद रखेंगे, तो याद रखेंगे खड़ी बोली का जो दूसरा नाम होता है ना, याद रखेंगे इसको कौरवी बोलते हैं। याद रखेंगे क्या बोलते हैं दोस्तों, कौरवी बोलते हैं। यह खड़ी बोली का दूसरा नाम है, जिसको किन्होंने नामित किया था, तो राहुल संकृत्यायन ने दिया था, और यह मुख्य रूप से दिल्ली और मेरठ वाली क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन ने दिया था। और कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखेंगे यह मुख्य रूप से आपका दिल्ली और यह मुख्य रूप से आपका मेरठ वाली क्षेत्रों में बोली जाती है।
चलिए आगे देखते हैं कि मृगनयनी में कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे मृगनयनी में कौन सा समास होगा, तो याद रखेंगे इसमें विशेषण और विशेष्य की प्रधानता पाई जाती है। मृगनयनी में मृग के समान नयन है, याद रखेंगे मृग के समान नयन, इसका संधि विच्छेद आप करिएगा तो मिलेगा। तो जहाँ पे विशेषण और विशेष्य जैसी चीजें आ जाए वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास होता है। चलिए आगे देखते हैं सदाचार में कौन सी संधि है। तो याद रखेंगे इसका जब संधि विच्छेद करिएगा, मैंने कई बार इसको तो बता दिया हूं, सत्य धन के आचार में टूटता है। किस में टूटता है दोस्तों, सत्य धन के आचार में टूटता है। और आपको नियम की बात करें तो यहाँ से आपका आधा त होता है, और याद रखेंगे जो आधा त होता है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यह कन्वर्ट हो जाता है आधा द में। किस में दोस्तों, आधा द में बदल जाता है। और इसमें कौन सा व्यंजन संधि होगी, कौन सी संधि होगी, तो इसमें आपका व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चार राहों का समूह, और चार शब्द क्या है दोस्तों, संख्यावाची है। और संख्यावाची जहां पे आए वहां पे समास होता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होते हैं और लगा होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य जैसी प्रधानता पाई जाती है। अव्यय भाव समास में उपसर्ग आदि लगे होते हैं, पहला पद अव्यय होता है, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये आपको बताना है। उजाला हो गया, आश्चर्य हो गया, आपका हाथ हो गया, आपका आम हो गया। कौन सा आपका तत्सम है ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे अगर तत्सम की आप लोग बात करिएगा ना, तो जो आश्चर्य शब्द है ना, ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों, तो याद रखेंगे तत्सम शब्द है। और इसी का अगर आपसे मैं पूछूं कि आप लोग भैया इसका बताओ तद्भव क्या होगा, अगर तद्भव की बात करेंगे तो आश्चर्य का तद्भव अचरज होता है। क्या होता है दोस्तों, तो अचरज होता है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो पहले कभी ना हुआ हो अपूर्व बोलेंगे, अभूतपूर्व बोलेंगे, अद्वितीय बोलेंगे, अनुपम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो याद रखेंगे जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं अभूतपूर्व। याद रखेंगे आज से पूर्व जो पहले कुछ कभी भी ना हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है। उन्मूलन का मतलब ये होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे जड़ से उखाड़ना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, जड़ से नष्ट करना, जड़ से उखाड़ना। ठीक ना। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द होता है, याद रखेंगे रोपण। रोपण का मतलब होता है लगाना। ये क्या होता है दोस्तों, लगाना या विस्थापित करना या स्थापित करना। आप लोग देखते हैं ना कि जो धानों की रोपाई की जाती है ना, उसको रोपण से हम लोग लेते हैं। तो याद रखेंगे उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है, मतलब कि रोपना होता है। और उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट करना। याद रखेंगे क्या होता है, इसका मतलब होता है उखाड़ना, ये जड़ से उखाड़ना। और रोपण का मतलब कि रोपना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ भी से आया है, याद रखेंगे। लेकिन आप लोग याद रखना कि जब कहीं भी से अलग होने के भाव में आए तो अपादान कारक होता है। लेकिन यह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है और से कहीं भी साधन के रूप में आए, जैसे कि वह बस से जाता है, तब ऐसी बात कहे, तब मैं बता रहा हूं दोस्तों। याद रखेंगे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो जिस साधन से क्रिया की जाती है वह करण कारक होता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे कुल्हाड़ी काटने का साधन है, याद रखेंगे। से तो जरूर आया है लेकिन कुल्हाड़ी काटने का साधन है। अगर साधन के रूप में से आता है तो वहां पे आपका करण कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो जो कलम का सिपाही किस जीवनी जो है ना दोस्तों, वह किसके जीवन पर आधारित है। तो सबसे पहले यहाँ से कई प्रश्न बन जाते हैं कि जो कलम का सिपाही आप लोग ये जीवनी देख रहे हैं ना दोस्तों, यह किनकी जीवनी है या किनके जीवन पर आधारित है। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र के
जीवन पे आधारित है। ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। अब आपसे कहेगा कि कलम का सिपाही जीवनी जो है ना, मुंशी प्रेमचंद्र पर आधारित तो है, लेकिन इनके लेखक कौन है या इनकी रचना किन्होंने किया है, तो याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की जो ये जीवनी है उनके ही पुत्र ने इसकी रचना की है, जिनका नाम है दोस्तों अमृत राय। क्या नाम है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र का नाम अमृत राय है, जिन्होंने कलम का सिपाही अपने पिता की जीवनी को उन्होंने लिखा था। उनके पिता कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अंधा युग किसकी कृति है। 29 नंबर प्रश्न को बताना है। तो जो अंधा युग की कृति के बारे में बात करें दोस्तों, तो धर्मवीर भारती की। किनकी दोस्तों? तो याद रखेंगे धर्मवीर भारती की एक कृति है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो आपके अयोगवाह होते हैं ना, अयोगवाह की संख्या 2 होती है। और कौन कौन से होती है दोस्तों? तो अंग और अह होती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखेंगे अंग को क्या बोलते हैं? तो अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? अनुस्वार बोलते हैं। और अह को क्या बोलते हैं दोस्तों? विसर्ग बोलते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, अनुस्वार और विसर्ग दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों के सम्मिलित रूप को अयोगवाह बोलते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में 30 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।